नमस्कार साथियों। तो मैक्सिमम स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि भैया इंग्लिश में तो कंप्लीट है सब्जेक्टिव, बट हिंदी जो है हम लोग का ना उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। बट इस वीडियो में मैं आपके लिए 10 ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूं जो एग्जाम में आना ही आना है। ये मतलब 100% आना है, इस बात को आप जान लीजिए। इसलिए मैं कहूंगा कि इस क्वेश्चन को बार बार जरूर पढ़ें, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये रिपीटेड मतलब ये रिपीट करके आता है एग्जाम में, बार बार एग्जाम में आता है। तो आइए बिना वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ भैया हम लोग को पूरा का पूरा क्वेश्चन याद हो गया। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो बचेगा नहीं, ठीक है ना, बचेगा नहीं। चलिए जी, आपके लिए ये पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ आने के प्रमुख कारण क्या है? ये हमेशा पूछता है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता बढ़ने का क्या कारण। अब दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए यहां स्लैश दिया हुआ है। ऐसे भी पूछा जा सकता है या ऐसे भी पूछा जा सकता है। देखो, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की समस्या का सबसे प्रमुख कारण जंगलों की बेरहमी से कटाई है। तो इसको याद ही नहीं करना है, समझ में लेना है। मैं एक बार पढ़ देता हूं पूरा, ठीक है। और इसकी शुरुआत मध्यकाल से ही हो गई थी, जब मुगलों ने आक्रमण किया था। दुर्भाग्यवश यह सिलसिला अब तक जारी है। इसका अब तक कोई सटीक समाधान नहीं निकल पाया। वृक्ष नदी की धाराओं को संतुलित करने और मिट्टी को समेट रखने में भी बड़ा योगदान देता है, लेकिन आज चंपारण का क्षेत्र वृक्ष विहीन हो गया है। इस कारण हर साल बाढ़, ठीक है ना, इस साल हर साल बाढ़ बड़ी प्रचंडता से आती है। मतलब यदि मान लो कि ये क्वेश्चन आपको नहीं भी याद है, मैंने इस आंसर को काट दिया, ठीक है। एक बार आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, हिंदी को भी इंग्लिश की तरह ही पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। अब आपको मान लीजिए नहीं याद है कि सबसे बड़ा कारण क्या है, क्यों बहुत ज्यादा यहां पर मतलब एक तरह से जिस दोनों क्वेश्चन को हम लोग लेकर चलेंगे, एक नहीं दोनों क्वेश्चन को। या तो पूछ देगा कि सबसे बड़ा प्रमुख कारण क्या है जी बाढ़ आने का, या तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की समस्या क्या, ठीक है ना, क्या प्रचंडता मतलब बहुत ज्यादा, क्या कारण है। तो एक ही याद रखिएगा, पेड़ों की कटाई, अत्यधिक मात्रा में पेड़ों की कटाई। और पेड़ कटने से जो होता है ना, वहां का मिट्टी खत्म हो जाता है, जैसा कि इसमें दिया भी हुआ है, देख लीजिए। वृक्ष नदी की धाराओं को संतुलित करने और मिट्टी को समेटने रखने में भी बड़ा योगदान देता है, होना चाहिए, ठीक है ना। तो समझने का कोशिश करिए बस। मतलब पेड़ों की कटाई की वजह से सबसे बड़ा समस्या यही है कि पेड़ों की कटाई की वजह से ही बाढ़ आने का ज्यादा संभावना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग लिख लीजिएगा, कमेंट खूब करिएगा कि भैया यहीं पर हम लोग को याद हो गया, अब हम लोग को ये दोबारा क्वेश्चन आ जाएगा गलती से तो बना देंगे। अगर हमें वाक शक्ति नहीं होता तो क्या होता, ये तो भैया बहुत भी यही है, और मुझे लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को याद होगा। तो कृष्ण भट्ट के अनुसार, यदि बालकृष्ण भट्ट लिख लीजिएगा, बालकृष्ण भट्ट के अनुसार यदि हमारे अंदर वाक शक्ति का मतलब बोलने का शक्ति ना होती तो यह पूरी दुनिया गूंगी, ठीक है ना, या पूरी दुनिया गूंगी होती। सब लोग लुंज पुंज से किसी कोने में बैठे होते और हम अपने दुख सुख का अनुभव करने के पश्चात भी उसे व्यक्त नहीं कर पाते। अगर बातचीत नहीं होता, अगर हम एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते, तो एक बहुत बड़ा समस्या होता। हम अपने दुख को, अपने चाहे दुख हो चाहे सुख हो, किसी दूसरे व्यक्ति से बता नहीं सकते थे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये होता। ये तो क्वेश्चन याद हो जाएगा, एकदम याद हो जाएगा कि मतलब अगर हमें वाक शक्ति, बोलने का शक्ति नहीं होता तो क्या होता, तो बहुत बड़ा समस्या हो जाता। हम किसी से अपना दुख, व्यथा, सुख व्यक्त नहीं कर पाते। आगे, मानक स्वयं को वहशी और जानवर, बाबू ये लिख लीजिए, ये गारंटा वाला है, 100% आएगा। मानक स्वयं को वहशी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है, क्या कारण है? तो यह मानक का अभिप्राय है, मानना है
कि वह सामने वाले सिपाही से ज्यादा खूंखार और खतरनाक है। युद्ध के मैदान में ऐसा कहकर वह अपने बलिष्ठ होने का प्रदर्शन करता है एवं सामने वाले सिपाही पर रोब डालने की कोशिश करता है। ये एक बलवान व्यक्ति के अंदर भी होना चाहिए, ठीक है ना। मानव स्वयं को वहशी और जानवर से भी बढ़कर इसलिए कहता है ताकि सामने वाला से यदि ऐसा बोलेगा कि मैं जानवर को ही मार दूंगा, ये कर दूंगा वैसे, तो सामने वाला व्यक्ति डर जाएगा। तो ऐसा करने से आप देख सकते कितना सिंपल लाइन में लिखा हुआ है कि सिपाही से ज्यादा खूंखार और खतरनाक है, युद्ध के मैदान में ऐसा कहकर वो अपने बलिष्ठ होने का प्रदर्शन करता है। ये दिखाना चाहता है कि मैं बलवान हूं, अगर सामने कितने भी बलवान व्यक्ति रहेंगे तो मैं उसको हरा सकता हूं। ठीक है डियर्स, याद हो रहा होगा, याद हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हाँ ये भी बताना है कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया। मुझे उम्मीद है कि सब लोग बता ही देंगे, सब लोग बता ही देंगे इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन मानक वाला। बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वे डाकियों की राह क्यों देखती है। तो बिस्नी मानक की माँ और मुन्नी, अब तो यहां आ ही गया, मानक की माँ और मुन्नी मानक की बहन है, इतना याद रखिए। बिस्नी कौन है मानक की, तो ये बिस्नी माँ है, और मुन्नी कौन है, तो मुन्नी बहन है। एवं इन दोनों को मानक की प्रतीक्षा है जो इंग्लैंड की ओर से जापान के खिलाफ वर्मा में लड़ने गया है। वे मानक के चिट्ठी के आने की प्रतीक्षा में डाकिया की राह देखती है। मतलब बिस्नी और मुन्नी की किसकी प्रतीक्षा है, तो मानक की, क्योंकि हम जानते हैं कि बिस्नी माँ है और मुन्नी कौन है जी, बहन है। तो चूंकि एक का बेटा एक का भाई युद्ध लड़ने के लिए गया है भाई, ठीक है ना, तो उनका राह देखती है कब डाकिया आए और कब हम लोग को पत्र दे। ठीक, तो ये भी याद हो गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। ठीक है, अगला अगला, हाँ जी, कवि लोहे की पहचान किस रूप में कराते हैं। यही पहचान उनकी पत्नी किस रूप में करती है, बिटिया कहां कहां लोहा पहचान पाती है। तो देखिए कवि के अनुसार लोहा फावड़ा, कुदाल, खुरपी, बैल के गले की घंटी के भीतर और लोहे की गोलियां में भी है। मतलब यहां है, यहां कवि पहचानते हैं, यह सभी कर्म के प्रतीक है। यह सभी पूछता है ना जी कि लोहा किसका प्रतीक है, तो आप लोग ऑप्शन में मारते हो कर्म का प्रतीक है। उनकी पत्नी लोहे की पहचान बाल्टी, कुएं में लगी की लोहे की घिरी, छाते की काड़ी इत्यादि में करती है। वहीं बिटिया देखिएगा चिमटा, सिंगड़ी, सरसी, दरवाजे की सांकल इत्यादि में लोहे पहचान पाती है। इसके अनुसार लोहा उस तार में भी है जिस पर भाई की गीली चड्डी सूख रही है। सेफ्टी पिन और साइकिल की धुरी में भी लोहा पहचान पाती। मतलब यही कहा गया है कि लोहा पहचान, मतलब कवि लोहे की पहचान किस रूप में करता है, यही उनकी पत्नी। तो कवि क्या क्या देखता है, कुदाल देखता है, फावड़ा, दो दो तीन तीन याद रख लीजिएगा। अब उनकी पत्नी क्या क्या देखती है देख लीजिए। उनकी पत्नी के बारे में बाल्टी, कुएं में लगी लोहे की घिरी, ठीक है ना। उनकी बेटी जो है सिंगड़ी, रस्सी की, दरवाजे की सांकल, तो ऐसे करते हैं। तो आपको याद रखना है कि कवि देखते हैं तो कैसे पहचानता है कि इसमें लोहा होगा, उनकी पत्नी देखती है तो कैसे पहचानती है, उनकी बेटियां देखती हो तो कैसे पहचानती है। ठीक है, उषा का जादू कैसा है, तो उषा का जादू अत्यंत मनमोहक है, मनमोहक। यह प्रातः काल सूर्य के निकलने से ठीक पहले का समय है, जब दूर नीले गगन की लालिमा हर किसी को अपने आगोश में ले लेती है, मन उसकी ओर खींचा चला आता है और ऐसा भव्य प्राकृतिक दृश्य होता है जैसे नीले जल में कोई गोरा शरीर हिल रहा है। मतलब इसमें उषा का जादू बहुत ही मनमोहक है, सुंदर है, हम लोग ऐसे लिखेंगे। यह प्रातः काल, सुबह सूर्य के निकलने से ठीक पहले का समय है। मतलब उषा कब का समय है, तो सूर्य जब निकलते हैं तो उससे पहले का। जब होता है ऐसा तो ऐसा लगता है कि जैसे दूर नीले गगन लालिमा हर किसी को अपनी आगोश में ले लेगी। मतलब बहुत ही सुंदर दृश्य लगता है जी, सुंदर दृश्य लगता है। तो आराम से आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है ना। अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपको। और यहां ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे ही मैं 5-5, 6-6, 7-7 क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा ताकि आपको यही याद हो जाना चाहिए। कमेंट इतना करना ना, कम से देखो अगला वीडियो हिंदी का इससे भी इंपॉर्टेंट डालूंगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, पैसा तो मैं मांग नहीं रहा हूं, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग 100+
कमेंट इस पर करिएगा, तो नेक्स्ट हिंदी का वीडियो आएगा। अर्धनारीश्वर शंकर एवं पार्वती का कल्पित रूप है। यह कल्पना इसलिए की गई होगी कि नर एवं नारी का समन्वय दिखाया जा सके, ठीक है ना। यहां देखिए अर्धनारीश्वर का मतलब क्या है, तो अर्धनारीश्वर का मतलब होता है आधा नर आधा नारी, जिसमें शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, उनका कल्पना किया हुआ, ठीक है ना, कि नर एवं नारी का समन्वय दिखाया जा सके। अर्धनारीश्वर के माध्यम से दोनों के गुणों को एक करके बताया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि पुरुष में स्त्री का गुण आ जाए, नहीं समझे, कोई गुण जैसे लज्जा, दया एवं सहिष्णुता आ जाए तो यह उसका दोष नहीं है। उसी प्रकार यदि किसी स्त्री में साहस, उद्योगशीलता एवं शूरता आ जाए तो वह उसका दोष नहीं है। मतलब इसमें यही दिखाया गया है कि अगर नर में स्त्री का गुण आ जाए, जैसे स्त्री में क्या होता है, स्त्री में सबसे ज्यादा शर्म होता है, अगर वैसा आ जाए किसी नर में तो होना चाहिए, हमेशा नहीं लेकिन होना चाहिए। अगर किसी पुरुष में है तो वो खराब नहीं है, वो उनका गुण है। और यदि मान लीजिए पुरुष का गुण स्त्री में आ जाए, जैसे मान लीजिए हाँ, जैसे वीरता के साथ यदि स्त्री लड़े तो भी उनका गुण नहीं है, मतलब उनका बोल सकते हैं अवगुण नहीं है, वो भी उनके लिए बढ़िया होगा। तो ये आपको याद हो गया होगा, मुझे लगता है कि पक्का याद हो गया होगा। तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। हाँ भैया, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग को याद हुए कि नहीं हुए। 100 कमेंट के बाद अगला वीडियो आएगा आप लोग का हिंदी का। जय हिंद।